नमस्कार। सत्य से साक्षात्कार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 6 दिसंबर 1992 विवादित ढांचा गिर गया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि भाजपा के ज्यादातर नेता नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। इसलिए नहीं कि उनको उस ढांचे से प्रेम था, इसलिए कि सबको लग रहा था कि उनकी राजनीति बिगड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह तो बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि उनकी सरकार चली जाएगी। उधर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे। असल में कल्याण सिंह ने बीएसपी के दबाव में पूरी जमीन 2.77 एकड़ की जो विवादित जमीन थी उसके आसपास की मिलाकर 67 कुछ एकड़ जमीन थी, उसका अधिग्रहण कर लिया। उसको चुनौती दी गई इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया। लगभग 1.5-2 महीने तक जजमेंट रिजर्व रहा। अब सवाल यह था कि 6 दिसंबर नजदीक आ रही थी। 6 दिसंबर को सांकेतिक कार सेवा की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी थी, तो बीजेपी को वहां जाने में कोई समस्या नहीं थी, कोई कानूनी अड़चन नहीं थी। और बीएसपी और बीजेपी की योजना ये थी, जो जमीन अधिग्रहित की है कल्याण सिंह सरकार ने, उस पर वो 2.77 का जो विवादित इलाका है उसको छोड़कर हम कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। बड़ी संख्या में देश भर से कार सेवक पहुंचे थे और इस बार वो सांकेतिक कार सेवा के मूड में नहीं थे। ये बीजेपी के लोगों को थोड़ा देर से एहसास हुआ, लेकिन नरसिम्हा राव को जो रिपोर्ट मिली थी उसके हिसाब से उनको पहले से एहसास था। उन्होंने उत्तर प्रदेश भाजपा के नेताओं को बुलाया और कहा कि ऐसा प्रबंध कर रहा हूं कि अगले 2-3 चुनाव घर बैठ के जीतोगे। क्यों? बीएसपी और आरएसएस लगातार नरसिम्हा राव से मिलकर दबाव डाल रहे थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अपील करें इलाहाबाद हाई कोर्ट से कि वो फैसला सुना दे। और बीएसपी और भाजपा का मानना था कि फैसला कुछ भी आए, या तो अधिग्रहण को मानेगा हाई कोर्ट या नहीं मानेगा। मान लेगा अगर तो फिर कार सेवा शुरू कराने में कोई दिक्कत नहीं मानेगा तो जो जमीन विश्व हिंदू परिषद की है उस पर कार सेवा शुरू हो जाएगी। तो दोनों हालत में कार सेवा शुरू होगी। और नरसिम्हा राव को मालूम था कि कार सेवा अगर शुरू हो गई तो बीजेपी की जीत हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो उसके बाद बीजेपी बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं और जो कार सेवक आए हैं वो फिर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से उनका मोहभंग हो जाएगा। तो नरसिम्हा राव को दिख रहा था कि वो हिंदू वोट जो भाजपा के पास है वो कांग्रेस के पास आ सकता है। इसलिए वो हाँ तो करते रहे, लेकिन उन्होंने किया ये नहीं। 3 दिसंबर को रज्जू भैया और जो है बीएसपी के लोगों को और लाल कृष्ण आडवाणी को लगा कि नरसिम्हा राव करने के मूड में नहीं है। तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब लोग रवाना हो गए, पहले लखनऊ के लिए फिर अयोध्या के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी अयोध्या नहीं गए, लखनऊ से लौट आए। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या गए। वहां पर घोषणा ये की जाने वाली थी कि सरयू के किनारे दोनों हाथों में बालू लेकर सरयू में अर्पित करें और इसको सांकेतिक कार सेवा मानकर कार सेवक लौट जाए। कार सेवक इसके लिए तैयार नहीं थे। बीएसपी में और संघ के एक नेता जो बहुत महत्वपूर्ण थे इस पूरे कार्यक्रम में और इस पूरे घटनाक्रम में, वो इसके पक्ष में नहीं थे। उन लोगों ने तय किया था कि ये ढांचा गिरना चाहिए और वो ढांचा गिरा। तब भी नरसिम्हा राव ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। जब तक मेकशिफ्ट मंदिर नहीं बन गया तब तक कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त नहीं हुई और जितने कार सेवक थे उनको केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन भेजकर उनके गंतव्य तक पहुंचाया। राज्य सरकार ने बसें भेजकर पहुंचाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया और करें क्या। अगर आप आज भी रिकॉर्डिंग निकालकर बीबीसी की सुन ले, 7 दिसंबर की सुबह का जो बीबीसी का कार्यक्रम था उसमें उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का इंटरव्यू किया था। उनकी आवाज कांप रही थी, बोल नहीं पा रहे थे। तो पूरे भाजपा में मातम का माहौल था। आज जो कहते हैं गर्व का दिन है 6 दिसंबर, वो सब मातम में थे उस दिन। 7 दिसंबर को ही शाम को बैठक हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड की, भारतीय जनता पार्टी की। सारे सदस्य पहुंचे और सब बैठे और सब चुप, कोई बोलने को तैयार नहीं। आखिर में सिकंदर बख्त ने कहा कि क्या हम लोग किसी की मातम पुरसी में आए हैं। ये माहौल था उस समय पार्लियामेंट्री बोर्ड का। उसके बाद फिर बातचीत शुरू हुई। संसद का सत्र चल ही रहा था, संसद में हंगामा हुआ। उसके बाद अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कोई भाजपा का नेता तैयार नहीं था। आखिर में किसी तरह से वाजपेयी जी को तैयार किया गया। वो तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे अशोका रोड जाइए, भाजपा का कार्यालय था, या पंडारा रोड जाइए जहां आडवाणी जी रहते थे। सबने कहा कि संघ के नेता पहुंचे कि आपके अलावा कोई कर नहीं सकता, और अटल जी ने प्रेस को फेस किया और 10 मिनट में माहौल बदल दिया। लेकिन 6 दिसंबर को जब ये विवादित ढांचा गिरा तो भारतीय जनता पार्टी में जो दृश्य आया, फोटो आया उमा भारती और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का, उनके अलावा वहां पर कोई खुश हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। माइक से लगातार लालकृष्ण आडवाणी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं हुआ। तो उस समय अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की चलती तो विवादित ढांचा आज भी वहीं पर होता, और अगर नरसिम्हा राव की चल गई होती तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो गई होती हिंदुओं के बीच में। आज वो जो ताकत दिख रही है या उसके बाद जो ताकत बनी है वो कभी न बन पाती। तो नरसिम्हा राव का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उद्देश्य पूरा हुआ आरएसएस वीएचपी के कुछ नेताओं और बाकी कारसेवकों का। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।